Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Yesterday we have studied about the Pteridophyta, प्लांट किंगडम में हमने कल टेरिडोफाइटा पढ़ा था। तो मैं आज आपको थोड़ा सा टेरिडोफाइटा फिर से थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म की तरफ। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में मैंने आपको बताया था कि टेरिडोफाइटा का जो कॉमन नेम है वो क्या है, फर्न है। ठीक है, टेरिडोफाइटा को हम क्या बुलाते हैं, फर्न बुलाते हैं। ठीक है, और फर्न जो होते हैं, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेसेस पे तो होते हैं और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनके लिए ये है टेरिडोफाइटा के लिए कि दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, मतलब जो सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट्स हमें देखने को मिले वो टेरिडोफाइट्स के फॉर्म में देखने को मिले। ठीक है, और दीज प्लांट्स आर फाउंड अंडर द ट्रीज, मतलब ये मोस्टली शेड्स में होते हैं। Yesterday I told you about that these plants may be used as a ornamental plants. ठीक है, और आपने देखा होगा कि दो देर आर सो मेनी होम्स, देर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स वेयर द आर्टिफिशियल लीव्स ऑफ सच टाइप ऑफ प्लांट्स कैन बी यूज्ड। कहीं कहीं नेचुरल प्लांट्स भी यूज़ करते हैं टेरिडोफाइटा के, और कहीं कहीं पे आर्टिफिशियल लीव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी था। और मैंने आपको बताया था कि दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर मतलब क्या हो गया, इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसमें जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं और फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो चारों एलिमेंट के मतलब 4 ऑफ द 4 एलिमेंट्स आर नॉट देयर। Out of the 4 elements, only 3 elements are there. In the xylem, vessels are not there, and in the phloem, companion cells are absent. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वैस्कुलर टिश्यूज़ में ये 2 एलिमेंट्स नहीं होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें ट्रू रूट, लीफ और स्टेम्स होती हैं। ठीक है, तीनों होते हैं, बट ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब दे डोंट हैव फ्लावर। इनको हम बॉटनिकल स्नेक्स भी बुलाते हैं। मैंने आपको कल ये फिगर भी दिखाया था कि इसमें देखो स्नेक की तरह ही जैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बॉटनिकल स्नेक्स बुलाते हैं। और इनके पास जो फ्लावर तो प्रोड्यूस नहीं करते, तो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते तो सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। मोस्टली ये शेडी और कूल प्लेसेस पे होते हैं। दे आल्सो डू रिक्वायर द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, इनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो वाटर के बिना इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाती, तो आप एल्गी भी लिख सकते हो, ब्रियोफाइटा भी लिख सकते हो और टेरिडोफाइटा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं दे डू रिक्वायर द वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, एंड यू नो दैट इफ देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन देन देयर विल बी नो कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल की कंप्लीशन नहीं हो पाएगी, लाइफ साइकिल उनकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि होमोस्पोरस क्या होता है और हेट्रोस्पोरस क्या होते हैं। होमो मतलब पूरी बायोलॉजी में जहाँ पे भी होमो वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पोर्स एंड सम प्लांट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या हो गया कि मेल स्पोर्स विल बी स्मॉलर एंड फीमेल विल बी लार्जर। जो फीमेल होंगे वो लार्जर होंगे और जो मेल होंगे वो स्मॉलर होंगे। तो ये है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मेल पार्ट होता है उसको एंथ्रीडियम बुलाते हैं, जो फीमेल होता है उसको आर्कीगोनियम बुलाते हैं। जो लीव्स होती हैं जिसमें स्पोर्स भरे होते हैं उसको बुलाते हैं स्पोरोफिल्स। और मैंने कल आपको ये फिगर भी दिखाया था, ये पिक्चर भी दिखाई थी कि अगर आपको कहीं पे भी फर्न देखने को मिल जाए तो उसकी लीव्स को पीछे देखना, तो उसमें आपको ऐसे ही छोटे छोटे स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से लाइव देख सकते हो कि हाँ देखो टेरिडोफाइटा में कैसे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ज़रूर देखना, अगर कहीं पर भी फर्न का प्लांट आपको मिल जाए तो उसकी लीफ को ज़रूर पीछे देखना, आपको स्पोर्स देखने को कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, तो यही स्पोर्स, और कभी कभी ये स्पोर्स लीफ में ना हो के एक मास बना लेते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको बुलाते हैं हम कोन लाइक स्ट्रक्चर। इसी को स्ट्रोबिलस भी बुलाते हैं। आपको मैंने बोला था एनसीईआरटी में पढ़ना, जहाँ पे इक्विसिटम बना होगा आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, हॉर्स टेल जिसको बोलते हैं, तो उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स फिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई थी, ये लाइफ साइकिल मैंने दिखा दी थी आपको कि किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले ये होते हैं मेन स्पोरोफाइट्स होते हैं ये। ठीक है, मेन प्लांट हो गया।
ठीक है, ये स्पोरोफाइट स्टेज में होते हैं क्योंकि ये स्पोर्स बियर करते हैं। उसके बाद ये जो इसमें स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजियम में स्पोर का प्रोडक्शन होता है। याद रखना, जब स्पोर का प्रोडक्शन होगा तो कौन सा सेल डिवीज़न होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, अब मियोसिस के थ्रू कोई भी सेल प्रोड्यूस हो रही है तो कन्फर्म है वो हैप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद जो स्पोर होगा दैट विल जर्मिनेट इनटू द मेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीटोफाइट, मतलब गैमीटोफाइट स्टेज में डेवलप होगा। ठीक है, गैमीटोफाइट मतलब द प्लांट विच विल बियर द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। सो यंग गैमीटोफाइट मतलब मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होगा, जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, मेल गैमीट को क्या बुलाते हैं, एंथ्रीडियम बुलाते हैं मेल पार्ट को, और फीमेल पार्ट को क्या बुलाते हैं, आर्कीगोनियम बुलाते हैं। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म मतलब मेल गैमीट, और आर्कीगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगा, फीमेल गैमीट। दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो तुम्हें पता है जाइगोट क्या होगा, डैप्लॉयड होगा। द जाइगोट विल बी डैप्लॉयड एंड इन दिस जाइगोट देयर विल बी अ माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, और इस जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे होगा, गैमीटोफाइट में होगा। क्यों, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन भी तो गैमीटोफाइट पे हो रहा है। ठीक है, तो जो फीमेल गैमीटोफाइट है वहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। वो गैमीटोफाइट फिर स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा, मतलब यही प्लांट जो है स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइटा। ये किसकी लाइफ साइकिल हो गई, टेरिडोफाइटा की हो गई। इसमें मैंने बताया था कि दो स्टेजेस देखने को मिल रही हैं, इधर वाली स्टेज डैप्लॉयड है और इधर वाली स्टेज क्या है, हैप्लॉयड स्टेज है। ठीक है, तो ये पूरी लाइफ साइकिल किसको दिखा रही है, टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें आपको ये पता लग गया कि टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, वो होती है स्पोरोफाइट। और गैमीटोफाइट क्या होती है, गैमीटोफाइट इस पर डिपेंडेंट होती है। और गैमीटोफाइट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्योंकि गैमीट का प्रोडक्शन हुआ, बस गैमीट का प्रोडक्शन हुआ, जाइगोट बना, और बस जाइगोट के बाद फिर से स्पोरोफाइट स्टेज आ जाती है। समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से जो गैमीटोफाइट स्टेज होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा इसकी साइकिल देखने को नहीं मिलती कि काफ़ी डेवलप होता है, नहीं, शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। डेवलप कौन होता है सबसे ज़्यादा, स्पोरोफाइट। और आपको पता है स्पोरोफाइट में 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, रूट, लीफ और स्टेम। और स्पोर्स मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लीव्स को स्पोरोफिल्स बुलाते हैं। कल मैंने स्लाइड्स में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, इसके बाद अब आ जाओ in the next part we are going to study about the next part that what is economic importance of the this टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। मैंने सिलेजनेला का एक और लाइफ साइकिल आपको बता दी थी ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आप लाइफ साइकिल के बारे में कोई डाउट ना रह पाए कि लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे ऑफ टेरिडोफाइटा। बहुत देखो, पहला पॉइंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कैसे, बहुत पहले के ज़माने में जो फ्लैश लाइट होती थी वो तो होती नहीं थी। आजकल देख रहे हो ना, मोबाइल में होती है फ्लैश लाइट, और उस फ्लैश लाइट को ऑन करके हम फ़ोटो खींच लेते हैं। कैमरे वाला फ्लैश लाइट ऑन करता है, फ्लैश चमकाता है ना। ठीक है, तो फ्लैश लाइट होती है। पहले फ्लैश लाइट नहीं होती थी, तो पहले लाइट का जो प्रोडक्शन होता था वो एक फर्न होता है, इसका नाम है लाइकोपोडियम। देखो यहाँ लिख रखा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स हैं ना, इन्हीं को जलाने पे ये इग्नाइट होते थे, ये इग्नाइटेड होते थे, जल जाते थे, और ये फ्लैश लाइट की तरह होते थे। जैसे फ्लैश लाइट होती है ऐसे आती है एकदम, वैसे जब इनको जलाया जाता है तो ये फ्लैश लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फोटोग्राफर होते थे इनका यूज़ करते थे जब फ्लैश लाइट का क्या नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था। ठीक है, तो फोटोग्राफर यूज्ड फ्लैश पाउडर का यूज़ करते थे। ठीक है, फ़ोटो को स्नैप को मतलब क्लिक करने के लिए। ठीक है, तो ये तो पहली इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हो गई, काफ़ी इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है भाई। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कह दे कि भाई आपको फ़ोटो खींचना हो तो फ्लैश स्पोर्स को ले आओ, लाइकोपोडियम को ले आओ, उनको इग्नाइट कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है केमिकल। देयर आर सो मेनी केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइकोपोडियम आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड, जिसको हम पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। पेस्टिसाइड मतलब बहुत सारे पेस्ट को किल करने के लिए। जैसे अभी आपने देखा था कि लोकस्ट का अटैक हो गया था। लोकस्ट एक तरह के पेस्ट हैं, ठीक है, इंसेक्ट और पेस्ट हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइकोपोडियम के केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाइना में एक फर्न का काफ़ी यूज़ होता है पैडी फील्ड में। पैडी मतलब राइस की जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है, वहाँ पे चाइना में एक फर्न होता है जिसका नाम है एजोला। देखो स्लाइड में लिख रखा है एजोला। तो इन चाइना एजोला इज़ सब्सटीट्यूटेड एज रोटेटेड क्रॉप,
मतलब जैसे मान लो राइस की क्रॉप है, उसको जब राइस की क्रॉप हार्वेस्ट हो गई तो वहाँ पे एजोला को ग्रो कर देते हैं, मतलब इस फर्न को ग्रो कर देते हैं। फिर इस फर्न को ग्रो करके सॉइल में मिला देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें होते हैं साइनोबैक्टीरिया। एजोला में साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर होगा, ठीक है, तो एजोला जो सॉइल होगी वो नाइट्रोजन रिच हो जाएगी। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ राइस। राइस के जो कल्टीवेशन है उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चाइना में एजोला का काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी हो सकता है, लेकिन एजोला का जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से एजोला जो है वो किसका एग्जाम्पल है, टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है। एंड दैट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ पैडी, जो पैडी क्रॉप की फील्ड में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। और जो किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे हेल्प करता है ये भी लिख रखा है, क्योंकि इनमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे फिक्स द नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से टेरिडोफाइटा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। देखो जिम्नोस्पर्म हमने प्लांट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो मैंने बताया था कि प्लांट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बुलाते हैं क्रिप्टोगैमेई, एक को बुलाते हैं फेनेरोगैमेई। तो क्रिप्टोगैमेई मतलब क्या होता है, गैमेई मतलब क्या होता है, हिडन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, हिडन होते हैं। और फेनेरो मतलब क्या होता है, विजिबल। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन और फेनेरो मतलब होता है विजिबल, ठीक है। तो हमने प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्रिप्टोगैम और एक फेनेरोगैम। तो क्रिप्टोगैम में ऐसे प्लांट्स को रखते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं, और फेनेरोगैम में उनको क्लासीफाई करते हैं जहाँ पे प्लांट्स क्या होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल होते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इफ़ विजिबल फेनेरोगैम्स, इफ़ नॉट विजिबल क्रिप्टोगैम, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम में हमने 3 फाइलम पढ़े थे, थैलोफाइटा, ब्रियोफाइटा और टेरिडोफाइटा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फेनेरोगैम। अब हम कौन सा सब किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फेनेरोगैम्स, ठीक है। वाई, बिकॉज इन दीज प्लांट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। आप देख सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, ठीक है। एंड देर आर 2 फाइलम इन दिस सब किंगडम, वन इज जिम्नोस्पर्म, अनदर वन इज द एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म इज़ एलिमिनेटेड नाउ। अब जो है नए जो सिलेबस जो मॉडिफाई हुआ है उसमें एंजियोस्पर्म्स को एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म से लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा ही इसको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ में। तो आप बहुत ढेर सारे यहाँ पे प्लांट्स देख रहे हो जिम्नोस्पर्म। मैं आपको क्या दिखाऊं तो आपको पता लग जाए कि हाँ जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक प्लांट दिखा दे रहा हूँ, ये देखो, ये सब ने देखा होगा, साइकस। मोस्टली आपने अपने स्कूल में, अपने सराउंडिंग में इस प्लांट को तो कंफर्म देखा होगा। लखनऊ अगर गए होगे आप, तो लखनऊ में जो अम्बेडकर पार्क है, ठीक है, उसके चारों तरफ ऐसे ही प्लांट्स लगाए गए हैं जो साइकस हैं, ठीक है। तो सब ने इस प्लांट्स को तो कंफर्म देखा होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। इस प्लांट को देखने पे आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं, देखो बायोलॉजी ना ऑब्जर्वेशन पे है। अगर आपने बायोलॉजी को अपने सराउंडिंग से नहीं पढ़ा, को रिलेट करके नहीं पढ़ा, तो आपको बायोलॉजी लगेगा यार ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको बायोलॉजी इमेजिन करके आप पढ़ने लगे, सोच के पढ़ने लगे, ठीक है, किसी चीज़ की पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा के पढ़ने लगे, तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आगे कंपटीशन में बैठ सकते हो, क्रैक कर सकते हो और बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट आ गया तो फिर तब तो कुछ पूछना ही नहीं है। अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ का इंटरेस्ट आ जाए तब तो मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये सारी मेहनत मैं करता रहता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है कि साइकस अगर हम देखें तो साइकस में देखो सबसे पहले लीव्स आपको दिख रही हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो निडल शेप में होती हैं, ऐसे ऐसे निडल शेप में होती हैं, ठीक है, जिनको हम फोलिएज लीव्स भी बोलते हैं। ऐसी लीव्स को फोलिएज बोलते हैं। जब इनको आप देखोगे तो उसमें वेन्स नहीं नज़र आएंगी आपको पता है ना कि ऐसे कोई जैसे लीव्स होती हैं तो लीव्स में ऐसे लेटरल वेन्स होती हैं, ऐसे इस तरह से वेन्स होती हैं। इनमें इस तरह की लेटरल वेन्स देखने को नहीं मिलता, ठीक है, और इसीलिए ऐसी लीव्स को फोलिएज लीव्स बोलते हैं। अभी मैंने स्लाइड में लगा रखा है। उसके बाद बीच में जो आपको ये थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है कोन, इसी को बुलाते हैं हम कोन, ठीक है। मेल कोन और फीमेल कोन कभी कभी एक ही प्लांट में होते हैं, कभी कभी अलग अलग प्लांट में होते हैं,
ठीक है, मतलब आप बाईसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। आपको पता है ना बाईसेक्सुअल मीन्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दे आर नोन एज बाईसेक्सुअल, एंड इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल, उसको यूनिसेक्सुअल बुलाते हैं। ठीक है, तो जो मेल कोन है और जो फीमेल कोन है साइकस में वो अलग अलग होता है। तो कोन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो विजिबल हो गया कि नहीं हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको दिखने लगे एकदम क्लियरली। ठीक है, और बल्कि थैलोफाइटा में, ब्रियोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इतने अच्छे विजिबल नहीं होते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने जिम्नोस्पर्म के पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक पिक्चर दिखा दी कि ये देखो ये है जिम्नोस्पर्म। अब आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ जिम्नोस्पर्म को मैंने देखा है और अब हमें समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे जिम्नोस्पर्म में। सबसे पहले जिम्नो जो वर्ड है, देखो बॉटनी में जहाँ पे भी स्पर्मा वर्ड आ जाए, स्पर्म, ठीक है, उसका मतलब होता है सीड से, स्पर्मा। ठीक है, बॉटनी में जहाँ पे भी आपको स्पर्मा वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, सीड से। और जहाँ पे भी जिम्नो वर्ड आ जाए, जिम्नो, तो उसका मतलब होता है नेकेड। अगर आप किसी को अब नेकेड देखोगे तो क्या बुलाओगे, जिम्नो। किसी एनिमल को नेकेड देख लिए, किसी छोटे बच्चे को नेकेड देख लिए तो क्या बुलाओगे, यू आर जिम्नो। तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो बायोलॉजी को इसी तरह से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म। अब बताओ जिम्नो मतलब क्या हो गया, नेकेड, और स्पर्मा मतलब क्या हो गया, सीड्स। तो मतलब क्या निकला, नेकेड सीड्स। द प्लांट्स दोज प्रोड्यूस नेकेड सीड्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। अब नेकेड सीड्स का मतलब क्या हो गया, पहले ये समझ लो। नेकेड सीड्स का मतलब जैसे स्टूडेंट्स को लगता है कि जो चना होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हटा देंगे तो वो नेकेड हो जाएगा, नहीं। ठीक है, नेकेड का मतलब क्या हो गया, फ्रूट वॉल को हटा देना। ठीक है, जैसे कोई सीड है उसके ऊपर उसकी जो वॉल होती है, फ्रूट वॉल, वो उसकी कवरिंग होती है। तो सीड की कवरिंग कौन है, फ्रूट वॉल। अगर आप फ्रूट वॉल को हटा दोगे तो सीड्स क्या हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं जो भी सीड प्रोड्यूस करते हैं, दे डोंट हैव फ्रूट वॉल, उनके पास फ्रूट वॉल होती ही नहीं। फ्रूट वॉल मतलब ओवरी वॉल होती ही नहीं। तो जब ओवरी वॉल या फ्रूट वॉल नहीं है तो उसके अंदर जो सीड्स है वो क्या हो गया, वो तो नेकेड हो गया ना, समझ में आई बात। ठीक है, तो दैट्स वाई द जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ सीड्स, नेकेड सीड्स। ऐसे ही प्लांट नेकेड सीड प्रोड्यूस करते हैं। दे डोंट हैव ओवरी वॉल, दे डोंट हैव फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल होती ही नहीं। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, ठीक है, कि दे आर नॉट एनक्लोज विद इन द फ्रूट वॉल एंड दे आर फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स तो होते हैं लेकिन विदाउट ओवरी होते हैं, ओवरी नहीं होती। ठीक है, दस दीज आर द सीड्स प्लांट विदाउट फ्रूट, फ्रूट नहीं होते, फ्लावर भी नहीं होते, याद रखना। ठीक है, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्लावर नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी नहीं होता, इसीलिए इनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड होते हैं। ठीक है, और अगर एंजियोस्पर्म्स के कंपेयर में देखें हम तो ये बहुत स्मॉलर ग्रुप है। ठीक है, इसके बहुत सारे प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 900 स्पीसीज़ हैं, देयर आर ओनली 900 स्पीसीज़ ऑफ दिस फाइलम। ठीक है, इवन देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द होल द वर्ल्ड, बहुत सारे मतलब कई सारे प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने पाइन ट्री का नाम सुना होगा, पाइनस सिकोया सुना होगा, रेडवुड ट्री सुना है ना आपने, रेडवुड ट्री की कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्री है, वो एक्चुअली जिम्नोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दे आर मेकिंग डोमिनेंट वेजिटेशन इन टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट। आपने कोनीफेरस फॉरेस्ट के नाम सुने हैं, ठीक है, जहाँ पे कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी मैंने ये पिक्चर देखो, एक मिनट में दिखा दूँ, ये देखो ऐसे प्लांट जो है ना, ऐसे देखो, ये इस तरह के जो ट्रीज़ होते हैं, इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं, जहाँ पे ऐसे ट्रीज़ मिलते हैं। तो लगभग ये जहाँ पे कोल्ड एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो इस तरह से कोनीफेरस जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें मोस्टली मतलब जिम्नोस्पर्म्स ही होते हैं। आपने अगर एक सीड एक ड्राई फ्रूट खाया होगा, बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, सुन लेना आज नाम और आज पता करना, चिलगोज़ा। एक ड्राई फ्रूट होता है जिसका नाम है चिलगोज़ा, पता करना। अगर आपने खाया होगा तब तो अच्छी बात है, नहीं खाया होगा तो अपने घर वालों से पूछना। चिलगोज़ा नाम का एक ड्राई फ्रूट होता है, दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। जिसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हमें मिलता है, वो जिम्नोस्पर्म से मिलता है। समझ में आया। ठीक है, तो ये आज मैंने टेरिडोफाइटा की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और टेरिडोफाइटा को एक बार और रिवाइज़ करा दिया आपको, और थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म के बारे में बता दिया। ठीक है, और बाकी कल हम लोग जिम्नोस्पर्म को कंप्लीट कर लेंगे एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं सेशन को, और एक गुड न्यूज़ के साथ, कल रिज़ल्ट आया क्लास 12th का। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर किया, 100, 99, 98। ठीक है, मतलब सुनने में काफ़ी मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हाँ चलो इतने दिन की मेहनत ने इतना अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो बच्चों को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी मेहनत ज़्यादा है
हमारी तो केवल गाइडेंस होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लिखना उनको होता है, हमने तो केवल उनको बता दिया, गाइड कर दिया। तो फुल क्रेडिट मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट गोज़ टू द स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं और जिन्होंने 100 स्कोर किया है, वो उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और ऐसे ही बढ़ते रहिए, नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। बहुत जल्दी मैं सुनने में आए नेक्स्ट ईयर कि हाँ, ये स्टूडेंट्स जो है नीट को क्रैक करके और मेडिकल में सेलेक्ट हो चुके हैं। तब मेरे दिल को और ज़्यादा तसल्ली पहुँचेगी और दैट विल बी अ प्राउडफुल मोमेंट फॉर मी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट होगा मेरे लिए, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं सेशन को, और प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना। और मैं बहुत जल्दी वीडियोस भी लेके आऊँगा उन स्टूडेंट्स की, जिससे जो आपको एक मैसेज देंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। सो कंप्लीट द सेशन, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।